अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद DNF लॉ. बिफोर आई स्टार्ट इट्स PYQs, क्योंकि अगर मैं सीधा PYQ शुरू कर लूंगी फिर तुम्हें डिमोटिवेशन आएगी. पहले मैं मेन कवर कर दूंगा. सबसे पहले आप सबको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. प्लीज शोर मत करना, क्योंकि जितनी जल्दी मेरी डिस्कशन खत्म होगी उतनी जल्दी PYQs शुरू होंगे. एग्जैक्टली, somebody said transition method. somebody क्या होता है तो डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन मेथड. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सैंपल पेपर में मिल सकता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट किस वजह से होते हैं वो तो बात की बात है कि वो S और P के बीच में होते हैं. ट्रांजिशन का मतलब है कि वो चेंज रिप्रेजेंट करते हैं. बट मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी जो सबको याद होनी चाहिए. पार्शियली फिल्ड, जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं. पार्शियली फिल्ड मतलब इनकम्प्लीट. अगर आप डी ब्लॉक, कौन बोल रहा है प्लीज, जिसको बोल रहे हैं वो जाए बाहर. अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखते हो तो उनमें आपको डी में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. तो कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन तब होता है जब उसके अंदर क्या होते हैं, बोलो मेरे साथ, पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन. यानी कि अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 4 ऑप्शन दे रखे जाए तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को नहीं बोलना. कई ऑप्शन में हो डी ब्लॉक, आपने बोला हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होता. अगर हर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन होता तो लास्ट वाला ग्रुप स्वपन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है डी ब्लॉक का जिसको ट्रांजिशन नहीं माना जाता. जिंक, कैडमियम एंड व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी. एक मिनट, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन. कितनी बार याद करवाया है कि जिंक फुली फिल्ड है 3D10, कैडमियम फुली फिल्ड है 4D10, मरकरी 5D10. जब डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाते हैं तो उनको ट्रांजिशन नहीं मानते. क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड होने की वजह से उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ना वो बाकी ट्रांजिशन मेटल्स की तरह हार्ड होते हैं, ना बाकी ट्रांजिशन मेटल्स की तरह वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ना बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह वो हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. यानी कि ये देखा गया है कि बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक तरफ, बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक तरफ, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं. क्यों अलग बिहेव करते हैं? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक होने के बावजूद भी ट्रांजिशन नहीं बोला जाता. तो अगर आपको PYQs में ये क्वेश्चन आते हुए दिखेगा कि व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन, तो रट लो बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. कौन सी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है? जिंक की क्या होती है, बोलो मेरे साथ, 3D10, कैडमियम की 4D10, मरकरी की 5D10. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, स्कैंडियम टाइप, पहली ट्रांजिशन सीरीज तो आई थिंक सबको याद ही होगी. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फीको, निकल, कॉपर, जिंक. यानी कि अगर आप पहली डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज की बात करो तो आपके सारे हार्ड होते हैं, है ना, ये मेटालिक होते हैं. और मेटल्स का मतलब ये है कि हार्ड होते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे भाई ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, है ना, ट्रांजिशन मेटल हार्ड क्यों होते हैं, तो अगर आप सबसे पहले स्कैंडियम को देखोगे तो स्कैंडियम में भले ही आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बट उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बीच में पेयरिंग होगी. जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी उतना एटम को तोड़ना मुश्किल होगा, उतना वो हार्ड होगा. तो कहीं ना कहीं अगर स्कैंडियम हार्ड है तो दैट इज बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. टाइटेनियम हार्ड होगा तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2. वैनेडियम हार्ड होगा तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3. क्रोमियम हार्ड होगा तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4. तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन मेटल हार्ड क्यों होते हैं, बोलो मेरे साथ, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड. और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी. इसी पेयरिंग होने की वजह से इन एटम्स को तोड़ना मुश्किल है. तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन. अब बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके एटम्स को तोड़ना मुश्किल है. तो एक ही बात है ना कि उनके अंदर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने के लिए जुड़ने लगे.
रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, तो इसका आंसर भी यही है कि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो पेयर अप हो रहे हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी पेयरिंग होगी, उतना एटम्स को तोड़ना मुश्किल होगा। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, तो उसका आंसर भी यही देना है कि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने की वजह से वो जुड़े हुए होते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर भी यही देना है कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम देख रहे हो कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक पॉइंट से कई आंसर्स जुड़े हुए होते हैं, बट हम रियलाइज नहीं करते। क्वेश्चन आ जाए ट्रांजिशन मेटल्स हैव high enthalpy of atomization, same answer. क्वेश्चन आ जाए ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, सेम आंसर। क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो भी सेम आंसर। क्या सेम आंसर है? कैन यू स्पीक आउट विद मी कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड, और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की कोशिश कर रहे हैं। पेयर अप होने की कोशिश करेंगे तो एटम्स जुड़ेंगे, अगर एटम्स जुड़ेंगे तो उनका तोड़ना मुश्किल होगा, तो वो हार्ड निकल आएंगे। और इसी लाइन को कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, तो बच्चे ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं। हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, इसका क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि उनके एटम्स को तोड़ना मुश्किल है, उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो इन 3-4 क्वेश्चन का आंसर सेम हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बोल रही थी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उनके अंदर पेयरिंग होगी, उतना उनको तोड़ना मुश्किल होगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट एरिक, इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हाट इज डूइंग, यू प्लीज लीव द क्लास, वी वर स्टडीइंग इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। आप कुछ को आप क्या बातें कर रहे हो? आप उसके कुछ बोल रहा हूं, उसको उसकी मम्मी की बात बता रहा हूं। तो फिर जाओ करके अभी आप कह रहे हो बोल नहीं रहा, मैं उसकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, तुम फिर अपनी। तो मैं कुछ बोला थोड़ी, किसी ने तो क्लास में एनवायरनमेंट खराब हो गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ मेरे को दिखा है ना, तभी मैं बोल रही हूँ क्लास के एनवायरनमेंट क्या खराब हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट। तो आप पढ़ाओ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ। तू यू आर आल्सो अ कोरियोग्राफर ना, तू अगर किसी को डांस सिखा रहा है बीच में, कोई तेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, तेरे को नहीं हो रहा डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ, छत पे देख रहा था। चलो कंटिन्यू। अच्छा गाइस, एवरीबॉडी अदर भरत आपने भी जाना, प्लीज बाहर जाओ प्लीज, सिर सच में फट रहा है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वैनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 4 है, तो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एटम्स की पेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पेयरिंग डबल हो जाएगी। तो एक हमारे पास ग्राफ आ रहा था कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ही पेयरिंग ज्यादा होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो उस लॉजिक से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके अंदर होना चाहिए था? जिसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैंगनीज। लेकिन उल्टा हुआ, मैंगनीज पे डिप आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन आता है कि ऑल्दो मैंगनीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर पेयरिंग हुई ही नहीं। क्यों नहीं पेयरिंग हुई 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी? क्योंकि आप ये +1 से पढ़ते आए हो कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड होने की वजह से वो पहले ही क्या है, स्टेबल, तो उसको पेयर अप होने की जरूरत ही नहीं है। तो वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पेयरिंग हुई नहीं, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज की जगह किसका हो गया? क्रोमियम का। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इन 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का है, तो याद रखना आंसर इज क्रोमियम। होना किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए था? मैंगनीज का। निकला किसका? क्रोमियम का। उसके बाद फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे, कम होने लगे। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका निकला? जिंक का। इफ यू वांट टू टॉक अगेन आई से आई हैव नो प्रॉब्लम। आपको पता है 60-70 बच्चे में से 20-30 बच्चे हट चुके हैं इस टाइम। some are focusing on self study, some may be studying from other tuitions। मैं किसी को तो घर से जा ही नहीं बुलाने हैं, मेरा एग्जैक्टली माय पॉइंट। किसी का बेनिफिट हो, किसी का लॉस हो, मेरे लिए इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू मी ना फ्रॉम 2 years, तो मैं हमेशा उसकी वेलविशर ही रहती हूँ। मेरे लिए हमेशा वही इंपॉर्टेंट है कि उसको जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, अगर उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि उसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मैं उसको खुद जाके बोल दूंगी कि तेरी तैयारी पूरी है बेटा, तो घर बैठ के पढ़। लेकिन अगर मुझे लगेगा ना कि उसकी तैयारी नहीं है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट
कि यू शुड कम बैक। प्रियंका प्लीज बात मत करो। और आप मानोगे नहीं, एक दो बच्चों को मैंने ये भी बोला है कि आप मेरे पास पर्सनली आके पढ़ो, और आ रहे हैं बच्चे, चाहे 5,000 दे चाहे 6,000 दे, फीस मैं उनको बोल रही हूँ, बट मैं उनको बता रही हूँ कि आपको भी पर्सनल आने की जरूरत है। वो मेरे पास सुबह 12 बजे भी आ रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि मैं हर बच्चे के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को बस एक ही है कि जो बच्चा मेरे पास 11 से जुड़ा हुआ है ना, स्पेशली 2 साल हो गए, वो उसके अच्छा रिजल्ट ही आना चाहिए। अब मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मतलब नहीं है कि वो 1 महीना मेरे पास पहले छोड़ देगा, मेरे को तुम्हारी 1000, 1200, 1300 की फीस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट तुम्हारा पूरा फ्यूचर इस पे है। फ्यूचर कैसे है? आपको क्योंकि 2 साल पढ़ लिया मैम, लास्ट का मंथ इंपॉर्टेंट है, लास्ट के मंथ में तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस होना है। होता है ना कि पेपर के घंटा पहले जो पढ़ के जाते हैं वही पेपर में आ जाता है, तो मैटर नहीं करता कि कल क्या पढ़ा था, वो लास्ट 1 आवर इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही ये जो लास्ट डेज होते हैं ना एग्जाम से पहले वाले, ये इतने क्रूशियल होते हैं कि बेशक आपने पिछले 6 महीने सीरियसनेस से पढ़े, आप नहीं पढ़े, वो कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने यही 8-10 दिन अपने आप को ग्रिल कर लिया, अब कल मैंने बोला था कि अमाइंस के सारे PYQs करके आना, आधों ने करे आधों ने नहीं करे, जो करते जाएंगे ना उनका 10 दिन के बाद अपना कॉन्फिडेंस अपना ही आपको खुद लगेगा यार मुझे केमिस्ट्री तो आती है। बट अगेन द सेम, आई गिव लास्ट PYQ, इतने सारे बच्चे हैं जो माइंस के PYQs नहीं करके आए, आज DNF चल रहा है, मैं DNF के दूंगी, कल वो नहीं करके आओगे। तो अगर आपने डिसाइड ही कर रखा है कि हमें नहीं करना, तो नो वन कैन हेल्प यू। बट अगर कोई ऐसा गाइड मिलता या मिले लाइफ में जो मुझे बोले कि बेटा तू ये कर ले तो हो जाएगा, फिर भी मैं नहीं कर रही, तो वो आपकी गलती है। अंकुश कम ऑन द फ्रंट फास्ट। तो पता है क्या, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोई तुम्हें खींच नहीं सकता। अगर तुम्हारी अरे मैं आपसे बहुत परेशान हो गई हूँ अब आप तीनों से, अगर मैंने आपकी कुंडियां टूटी देखी, फिर मत बोलना कि मैं एंड में आके ऐसे अपना रूप दिखा रहे। नहीं, अगर बोलना है तो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो गाइस लेट्स मूव ऑन, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम बिकॉज हमने D&F ब्लॉक रिवाइज भी करना है, उसके PYQs भी करने हैं। तो मैं बात कर रही थी कि ट्रांजिशन मेटल में ना मेल्टिंग पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये देखा गया है कि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की ही कहानी है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पेयरिंग होगी, उतना ही उनको तोड़ना या मेल्ट करना मुश्किल होगा। तो मैं कह रही थी कि उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज का होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट ये क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट हैज नो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि उसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पेयरिंग हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पेयरिंग स्टेबिलिटी के लिए होनी थी, बट वो तो पहले ही स्टेबल है। एंड यू नो व्हाई 3d5 इज स्टेबल? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि दुनिया की 3 कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, या तो 3d10, या तो वो पूरा भरा हो, या 3d5 हाफ फिल्ड हो, या 3d या तो बिल्कुल खाली हो, या हाफ फिल्ड हो, या फुली फिल्ड हो। तो मैंगनीज में पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है ना। और अगर पेयरिंग ही नहीं हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की जगह क्या हो गया? लो। तो अगर आपसे पूछेगा कि कोई 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो मैंगनीज मत बोलना, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका निकल के आ गया? क्रोमियम का। ग्राफ से ही पता लग रहा है। और सबसे कम किसका? सबसे कम किसका होगा? जिसके अंदर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। किसके अंदर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? जो कि क्या है? फुली, क्योंकि उसके अंदर तो पेयरिंग के बिल्कुल भी चांसेस है ही नहीं। किसके अंदर पेयरिंग के चांसेस नहीं है? समर 3d10। कौन होता है 3d10? जिंक। 4d सीरीज में भी ग्राफ ऐसे आया, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बट सबसे ज्यादा बड़ा मॉलिब्डेनम 3d4 और 4d4, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 45 का होना चाहिए था टेक्नीशियम का, लेकिन वहां डिप आ गया। सबसे कम किसका आया? कैडमियम का, क्योंकि कैडमियम इज 4d10 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और 5d सीरीज में सबसे ज्यादा टंगस्टन। समझ आ गया? नेम द एलिमेंट व्हिच इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3d सीरीज? क्रोमियम। डिप कहां आ रहा है? नेम द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन 4d सीरीज? मॉलिब्डेनम। डिप कहां आ रहा है? Technetium Tc. And name the element which has the maximum melting point in 5d series? Tungsten. और पूरे d ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? और 3d सीरीज में सबसे कम किसका?
उससे 4D सीरीज में सबसे कम किसका, और 5D सीरीज में सबसे कम किसका, मरकरी। और ये तो प्रूव ही है कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये बात तो सच में ही है कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी करके दे हैव लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होती है, मतलब उनके एटम्स को तोड़ना मुश्किल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने देखा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी सारी चीज़ें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड थी। अब हम आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको पहले ही बता दूंगी। उससे फायदा ये होगा कि आज जाके जब आप PYQs करोगे आपके मैक्सिमम PYQs सॉल्व होंगे, और जब आपके मैक्सिमम PYQs सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही अप होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजिशन सीरीज देखो तो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे वैनेडियम +2 +3 +4, क्रोमियम +2 +3 +4 +5, मैंगनीज +2 3 +4 +5 +6 +7। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं कि +2 भी दिखा लेते हैं, +3 भी दिखा लेते हैं, +4 भी दिखा लेते हैं। तो उसका रीजन ये देना है कि आइडियली होता क्या है कि ओनली आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करती है। जैसे मैंगनीज में अगर सिर्फ 4s ही पार्टिसिपेट करता होता आउटर मोस्ट शेल तो ये सिर्फ +2 ही दिखाते। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल यानी कि NS तो पार्टिसिपेट करती है, साथ में डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों है, डी के पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, आउटर मोस्ट शेल तो 4s है, क्योंकि जो 3D है ना वो अंदर होने के बाद भी बाहर झांकती रहती है। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी नेचर क्या होती है कि वो बाहर की तरफ देखते रहते हैं। तो यानी कि आपने आंसर क्या देना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो अ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करते +2, क्योंकि उनके 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो +2 दिखाते। बट देखा गया वो तो +3 +4 +5 +6 +7 बहुत सारे दिखाते हैं। तो उसका आंसर आपने ये देना है कि 4s तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, 3D भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर आगे से कोई ये पूछ ले कि 4s के साथ 3D क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, मतलब 4s और 3D की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 3D के इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि अगर 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी चक्कर में 2 3 4 5 6 7 वो हर इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर करके बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आंसर दोगे, बोलो, बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ 4s ही, कौन से इलेक्ट्रॉन, NS क्यों लिखना है, 4s क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप 4s लिखोगे तो मतलब आप सिर्फ 3D सीरीज की बात कर रहे हो। आपने आंसर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज पूरे डी ब्लॉक का आंसर देना ना, तो आप आंसर में ये मत लिखो बिकॉज नॉट ओनली 4s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, आप लिखो कि NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट एंड इन एडिशन टू दैट कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, N-1D। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस है कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पूरी ट्रांजिशन सीरीज में ना सारे एलिमेंट ही एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, है ना, कोई 2 3 4 5 6 7 दिखा रहा है, कोई 2 3 दिखा रहा है। एक एलिमेंट है स्कैंडियम जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। स्कैंडियम में 4s2 3d1, स्कैंडियम को भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी चाहिए थी। कौन कौन सी 2 दिखानी चाहिए थी, अगर वो 2 4s के लूज करता तो कौन सी दिखाता, +2, और अगर 2s और एक d की लूज करता तो वो कौन सी दिखाता, बट स्कैंडियम +2 दिखाता ही नहीं है, स्कैंडियम नेवर शो +2। अब ये क्वेश्चन आता कैसे है, एक आपको क्या बोलेंगे, विच ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर स्कैंडियम +2 नहीं दिखा रहा इसका मतलब वो एक ही दिखा रहा है। अगर स्कैंडियम +2 नहीं दिखा रहा इसका एक मतलब ये भी तो निकलता है ना कि बाकी सारे वेरिएबल दिखा रहे हैं, ये वेरिएबल नहीं दिखा रहा। तो अगर आपको PYQ में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आधे बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ आएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब था एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना, लेकिन स्कैंडियम एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता,
एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे कि ये भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, एक +2 और एक +3, बट ये देखा गया है कि स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता। तो अगर तुम्हें PYQ में एक क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? स्कैंडियम। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्कैंडियम +2 क्यों नहीं दिखाता, तो उसका आंसर सुनो। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s2 3d1। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है गाइस? आर्गन 18 4s2 3d। अगर स्कैंडियम 2 दिखाता, अगर स्कैंडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 4s के लूज कर देगा, तो स्कैंडियम के 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1। तो स्कैंडियम सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं एक और भी लूज कर देता हूँ ताकि मैं आर्गन बन जाऊँ। तो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अगर गलती से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बनता भी है तो वो तुरंत एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने 2 के साथ एक और लूज कर दिया तो मुझे फायदा है। क्या फायदा है? मैं क्या बन जाऊंगा? आर्गन, विच इज अ नोबल। स्कैंडियम को 2 पॉजिटिव बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम अगर 2 पॉजिटिव बना भी लेगा तो उसके 3d में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1। लेकिन स्कैंडियम सोचेगा कि 2 तो मैंने लूज कर ही दिए हैं, तो क्यों ना मैं एक और लूज कर दूं, क्योंकि अगर उसने एक और लूज कर दिया और 2 पॉजिटिव से क्या बना दिया? 3 पॉजिटिव, तो उसको क्या फायदा हो जाएगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाएगी? आर्गन। और हर एलिमेंट इस दुनिया में क्या बनना चाहता है? नोबल गैस बनना चाहता है। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट के 3 क्वेश्चन पक्के हैं। पहला क्वेश्चन कि ट्रांजिशन मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, तो उसका आंसर आपने देना है कि NS यानी कि 4s के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, और 4s के साथ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3d। बट अगर आपने 4s और 3d के टर्म्स में आंसर दिया तो वो आंसर आपका सिर्फ 3d सीरीज के लिए रह जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपको ये देना चाहिए कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ। ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड इन एडिशन टू दैट N-1d, है ना। और वो दोनों ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पूरी ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा? कौन सा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा? क्यों? ये भी तो एक से ज्यादा दिखा रहा है। एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ये भी एक से ज्यादा दिखाएगा, लाइक +2 भी दिखाएगा और प्लस, बट स्कैंडियम ने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी दिखाई ही नहीं? +2। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई स्कैंडियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव इज 3d1, यानी कि अगर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बनेगा तो 3d में कितने रह जाएंगे? 1, विच इट विल लूज टू एक्वायर नोबल गैस कन्फी। जो अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा तो वो भी लूज कर देगा, और 2 पॉजिटिव से क्या बना लेगा? 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 पॉजिटिव बनाने में उसको बहुत फायदा है। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आ गया? व्हाई दे आर हार्ड, व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक कैरेक्टर। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं लास्ट को छोड़ के, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के, 3d10, 4d10, 5d10, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे। Don't just compare me कि I do something which you people don't like. I'm telling you this. Whosoever are doing. अब एक ना मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, और मैंने बहुत सारे PYQs में आते हुए देखा है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट या विच ऑफ द एलिमेंट हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। आपने कुछ नहीं करना, आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अब जैसे अगर मैं आप पूछ लूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपको PYQ आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, और आपको ऑप्शन में दे दिया उन्होंने कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, Fe 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, है ना। अब आपका क्या मतलब है कि आप सबकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे? अब n देख लो कि चारों में से किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। जिसके अंदर n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा ही आएगी ना, क्योंकि उन्होंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए थोड़ा बोला है कि आप वैल्यूज निकाल के देखो। अगर आपको MCQ आया है और आपको वो ये बोल रहे हैं कि आपको चारों आयंस में से ये बताना है
कि किसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट इन द सेंस आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट प्योरली डिपेंड्स अपॉन एन। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एन पे। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन चारों आयंस में से जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। नो कैन बी कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फी को 27, फी इज 26, को इज 27। 27 वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 पर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 3d7। 3d7 कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 2 तो पेयर हो गए, तो अनपेयर्ड कितने रह गए? 3। ये तो आप मेंटल माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। निकल, फी को निकल 28, 3d8, यानी कि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन 4s के लूज कर भी दिए तो 3d में 8 पड़े। 1 2 3 4 5 6 वाला पेयर हो गया, 7 वाला पेयर हो गया, 8 वाला पेयर हो गया, 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe क्या होता है? 26। 26 मतलब 4s2 3d6, 4s2 3d6, 2 पॉजिटिव 4s के 2 लूज कर भी दोगे, 3d में कितने पड़े हुए हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 वाला पेयर हो गया, बाकी 4 क्या रह गए? अनपेयर्ड। इसके अंदर 4 अनपेयर्ड है। कॉपर इज 29 होती है 4s1 3d10, 2 लूज कर देगा, एक s का एक d का, तो एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? Fe2 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा इसकी आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी आ जाएगी तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है √n/2। लेकिन अगर आपको MCQ आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने वर्बली या साइड में रफ में निकाल के देख लेना है कि किस आयन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। जिसके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और जिसके अंदर कम। और अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट से कि ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक होते ही क्यों है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगी, पैरामैग्नेटिक होंगे। हाँ, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे जिंक 3d10, तो वो डायामैग्नेटिक होगा। कैडमियम 4d10, वो डायामैग्नेटिक होगा। तो उनको तो वैसे ही ट्रांजिशन मेटल मानते ही नहीं। अगर आप कहोगे कि मैम आप बोल रहे हो कि ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट जिंक कैडमियम मरकरी तो 3d10 4d10 5d10 है, उनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, वो तो पैरा होते ही नहीं, फिर हम उनको ट्रांजिशन में तो नहीं मानते। सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ाई थी आपकी क्लास में कि जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन, उनको तो मैं ट्रांजिशन मानती ही नहीं, इसीलिए बाकी सारे पैरा होते हैं, वो क्या होते हैं? डाया, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिंक कैडमियम मरकरी तो वैसे ही अलग से बिहेव करेंगे। तो हमने बहुत मेन प्रॉपर्टीज कर ली, हमने इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये निकालना सीख लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा ये क्यों दिखाते हैं? बिकॉज NS के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में N-1D भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? स्कैंडियम। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसको +2 दिखाना पसंद नहीं है, वो सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +3। उसके बाद हमने देखा कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, यानी कि मैंगनीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ना जो प्रॉपर्टीज है वो तुम ना अपनी घर पे पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पूछेंगे ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, अब वो गुड कैटलिस्ट भी अपनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की एबिलिटी की वजह से है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसी वजह से ये कैटलिस्ट भी है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना। तो अगर ट्रांजिशन मेटल के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो +2 +3 +4 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, तभी वो रिएक्ट करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन मेटल की आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वही उनको गुड कैटलिस्ट भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। ये आप अपने नोट्स में से पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी थी ट्रांजिशन मेटल जी ब्लॉक मेटल आर गुड अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और
मोर मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल मिक्स होकर मेटल अलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जब आप मिक्स करते हो तो उनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप कॉपर और टिन को मिक्स कर रहे हो ब्रास बनाने के लिए, या कॉपर और जिंक को मिक्स कर रहे हो ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो वो मिक्स क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज। अगर उनका साइज सेम ना होता तो शायद वो मिक्स ना होते। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मेटल्स क्यों अलॉयज बना पाते हैं? बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज। तो हम उनको मिक्स कर देते हैं तो वो इजीली अलॉयज बना लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो ये सारी ना मतलब थ्योरेटिकल वाली प्रॉपर्टीज हैं जो आप रीड आउट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। मैं सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा के फिर मैं PYQs पे आ रही हूँ, ठीक है? लास्ट प्रॉपर्टी मैं सिर्फ आपको 5 मिनट में बताती हूँ। आपको ना एक ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, E0 of Mn2 positive to Mn is low, या E0 to Fe2 positive. Again some people are talking. अब E0 क्या होता है? E0 एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑलवेज मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने तुम्हें बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता, और जब ये बच्चे क्वेश्चन PYQ में आते हुए देखते हैं तो आइदर दे क्रैम अप और दे फॉरगेट और दे जस्ट लाइक लर्न इट। तो मैंने आपको इसकी ना एक सिंपल सा रूल बताया था। मैंने रूल ये बताया था कि अगर आपको ये गिवन है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर आयन की E0 की वैल्यू लो है, तो इसका मतलब है कि वो गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करना चाहता। यानी कि अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं भी पता कि why E0 Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो, तो तुम मेरे कहने पे ये लिख सकते हो बिकॉज ऑफ लो टेंडेंसी ऑफ Mn2 पॉजिटिव टू गेन द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब भी कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता तो उसकी E0 की वैल्यू लो होती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो उसकी E0 की वैल्यू क्या होती है? हाई। अब अगर बच्चा थोड़ा डीप में देखेगा कि Mn2 पॉजिटिव क्यों नहीं गेन करना चाहता, जैसे ही वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेगा उसको पता लग जाएगा कि Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D विच इज हाफ फिल्ड। यानी कि Mn2 पॉजिटिव तो पहले ही क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर कोई चीज़ पहले ही स्टेबल होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करना चाहेगी? तो उसको आंसर मिल गया कि Mn2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो क्यों थी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले ही स्टेबल था, और जो आयन पहले ही स्टेबल होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की लालच या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते ही नहीं है। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि जब जब PYQs में आपको कोई भी आयन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी E0 की वैल्यू लो आ रही है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देख लेना, वो या तो पहले ही स्टेबल होगा या वो पहले ही फुली फिल्ड होगा, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? लो। तो इस वजह से उसकी E0 की वैल्यू भी क्या आएगी? लो। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि पहली सीरीज में ऐसे कौन कौन से आयन्स हैं जिनकी E0 की वैल्यू एक्सपेक्टिंगली लो है, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे लो आ रही है। तो पहला है Mn जो कि मिडल में आता है। Mn2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो क्यों आती है? क्योंकि वो पहले ही हाफ फिल्ड होता है। लास्ट जिंक की भी E0 की वैल्यू लो आएगी क्योंकि वो पहले ही 3d10 फुली फिल्ड होता है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। और पहली सीरीज में एक निकल होता है, निकल 2 पॉजिटिव, उसकी भी E0 की वैल्यू लो आती है। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम Mn2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो है क्योंकि वो पहले से ही हाफ फिल्ड है। जिंक 2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो इसीलिए है क्योंकि वो पहले से फुली फिल्ड है। तो निकल तो 28 3d8 इज नाइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, वो तो उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्यों नहीं है? तो मैंने आपको एक रीजन बताया था कि निकल 2 पॉजिटिव इज हाईली हाइड्रेटेड आयन। आई रिलेट हाइड्रेशन टू हैप्पीनेस। तो नॉर्मली जब आयन पानी में जाते हैं तो वो पानी को अपने पास खींच लेते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। जो आयन जितना हाइड्रेटेड रहता है उतना हैप्पी रहता है, और ये देखा गया है कि निकल 2 पॉजिटिव के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सेप्शनली हाई। पता नहीं निकल 2 पॉजिटिव की साइज ऐसा है, शेप ऐसा है कि वो पानी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इतना हाइड्रेटेड आयन है कि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो कौन कौन से आयन हैं पहली सीरीज में जिनकी E0 की वैल्यू एक्सपेक्टिंगली लो निकली, मतलब E0 की वैल्यू हाई नहीं आई? एक Mn2 पॉजिटिव की लो आई, एक लास्ट वाले एलिमेंट
जिंक 2 पॉजिटिव की लो आई और एक निकल 2 पॉजिटिव की लो आई। लेकिन अगर तुम्हें PYQs में मिलेगा कि Mn2 पॉजिटिव की E0 की लो क्यों है, तो आंसर क्या दोगे कि Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D5, यानी कि कहीं ना कहीं वो पहले से ही स्टेबल है। जिंक 2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो क्यों निकली, क्योंकि वो भी पहले से स्टेबल है, बट नॉट बिकॉज ऑफ 3D5 बट बिकॉज ऑफ 3D10। लेकिन अगर निकल 2 पॉजिटिव के बारे में क्वेश्चन आया कि निकल 2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू लो क्यों निकली, तो निकल 2 पॉजिटिव की E0 की वैल्यू 3D5 या 3D10 की वजह से लो नहीं निकली, बिकॉज इट इज अ हाईली हाइड्रेटेड आयन, बिकॉज इट इज अ हाईली हाइड्रेटेड आयन। और पहली सीरीज में एक और क्वेश्चन भी बनता है कि कॉपर ही इकलौता आयन है जिसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। बाकी सारे आयंस की E0 की वैल्यू ज्यादा है, कम है, नेगेटिव में रहती है, लेकिन कॉपर इज द ओनली आयन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इस रीजन से कॉपर केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, क्योंकि कॉपर की E0 की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये हाइड्रोजन तक को भी लिबरेट नहीं कर सकता एसिड में से। तो इसका आंसर आपने देना है कि कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी बिल्कुल ही नहीं निकलती। निकल में जरूरत से ज्यादा निकल रही थी हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो हाईली हाइड्रेटेड आयन था, और कॉपर बिल्कुल भी हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं निकालता, मतलब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलने वाली एनर्जी इतनी कम होती है कि वो देने वाली एनर्जी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी बैलेंस नहीं कर पाती। तो जब देने वाली एनर्जी ज्यादा हो, निकलने वाली कम हो, तो E0 का आंसर पॉजिटिव में आता है। तो E0 वाले को पता लग गया मेन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग गया कि कब लो आएगी, जब उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, और कब E0 की वैल्यू हाई आएगी, जब उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। होगी तो हाई आएगी, नहीं होगी तो लो आएगी। व्हाई दे आर कैटलिस्ट, व्हाई दे शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, why they make alloys, why they make interstitial compound, why they have high melting point, why they are hard, why they show paramagnetic character, which are not transition, zinc, cadmium and mercury। तो discussing all the important properties थोड़े से PYQs करके देखते हैं, तभी पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तो हैव अ लुक, 2 दिन चलेगा ना चैप्टर कर रहा हूँ, ये करो जरा 7th क्वेश्चन। 7 मैं पैर पढ़ लूंगी, तुम्हारे पढ़ने के लिए कह रही हूँ। भरत आप ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करना। किसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी, जिसके एटम जुड़ेंगे ही नहीं, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सबसे पहले सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। स्कैंडियम के 3D1, इसके 5 होंगे, इसके नहीं होंगे, इसके 0 होंगे अनपेयर्ड। तो टाइटेनियम के 2 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम जिंक के हैं। देखो ना, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का मतलब है कि जिसके एटम को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़े। किसके एटम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके एटम जुड़े ही नहीं होंगे। और किसके एटम जुड़े नहीं होंगे, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सबसे कम। तो सबसे पहले तुमने एक होमवर्क कर लिया कि सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के रख लो। स्कैंडियम में एक 3D1 एक अनपेयर्ड है। मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। जिंक 3D10 मतलब D में 10 इलेक्ट्रॉन है, बट अनपेयर्ड कितने हो गए 0। तो कहना ही से कि जिंक तो बिल्कुल भी जुड़ा ही नहीं होगा ना, इसके एटम जुड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो किस एलिमेंट के अंदर लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी। अब ये क्वेश्चन कल को तुम्हें 2 नंबर में मिल जाए। व्हाई जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, बिकॉज ऑफ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा कि मैच द फॉलोइंग में आ गया, तो 2 नंबर में भी आ सकता है कि व्हाई जिंक इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, या व्हाई जिंक इज द एलिमेंट व्हिच हैव lowest enthalpy of atomization but other transition elements have high enthalpy of atomization। तो तुम क्या बोलोगे कि जिंक की enthalpy of atomization तो लो होगी ना, क्योंकि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है पेयर होने के लिए, उसके एटम जुड़े ही नहीं होंगे, तो उनको एंथैल्पी जो एटम को तोड़ने के लिए एंथैल्पी दी जाती है वो हाई कैसे हो सकती है। बट बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाई क्यों होगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होंगे अनपेयर्ड, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, बट 0 तो किसके अंदर होते हैं। अगला क्या था, कौन सा है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड होंगे।
मैक्सिमम अनफिल्ड किसके अंदर होते हैं? मिडल ऑफ द एलिमेंट। मैंगनीज, और आपको पता है मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, ये मैं यहीं पर डिस्कस कर लेती हूँ। कल को तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा और मेरी अच्छी गर्ल्स को, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को देखा, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो आयन। अब आधे बच्चों को तो इसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो ऑक्सो आयन में शो करता है। ऑक्सो आयन मतलब जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज तुम्हें पता है +2 +3 +4 +5 +6 मैक्सिमम कौन सी दिखाता है, बट इसकी +7 आपको Mn2O7 2 नेगेटिव। ऑक्सो अनायन मतलब या तो उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन के साथ होगी, साथ में वो एक क्या होगा, अनायन। तो कई बार क्वेश्चन आता है ना कि ट्रांजिशन मेटल्स शो देयर मैक्सिमम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो आयन। आधी जनों को तो ऑक्सो आयन पता नहीं। ऑक्सो आयन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ उसका कंपाउंड, जैसे क्रोमियम का Cr2O7 2 नेगेटिव। तो क्रोमियम भी ऑक्सीजन के साथ अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इसका आंसर ये है कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन मेटल्स की हाईएस्ट से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर सकता है। बता सकते हो भविष्य क्यों? ऑक्सीजन में ऐसा क्या है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, बट फ्लोरीन भी उतनी नहीं कर सकता। अगर आप फ्लोरीन को देखोगे ना, वो मैंगनीज के साथ मैक्सिमम MnF4 मतलब Mn की सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर सकता है फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन 7 तक भी सेटिस्फाई कर देता है Mn2O7 में। आखिर ऑक्सीजन में ऐसा क्या है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो इसकी जो ये एबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखता है। तभी करके ट्रांजिशन मेटल्स की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना हाईयर वाली +7 +6, वो ऐसे नॉर्मल नहीं आपको दिखेंगी। जैसे Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा MnF7। Mn मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है F के साथ। उसके बाद अगर उसको 7 तक दिखानी है तो वो ऑक्सो आयन बनाएगा। व्हाट इज ऑक्सो? ऑक्सीजन के साथ उसका कंपाउंड और ऊपर हैविंग नेगेटिव चार्ज, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव। चलो एनीवेज, लास्ट क्वेश्चन था कौन सा मेटल है जो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा? क्यों? उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कलर्ड कौन से नहीं बनाता? Why is that? क्योंकि वो कैंडियम है, यूज हो ऑप्शन में कैंडियम है। और वैसे भी कैडमियम यूजुअली 3 पॉजिटिव में वो D का लूज कर देता है, या ऑप्शन में यही है। चलो एनीवे, चलो अगला क्वेश्चन। एक ग्राफ दे, मैंने एक बात डाल तो भरत एंड एरिक एंड यू नो जिनको मैं बार-बार पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये जो टाइम चल रहा है ना, दिस इज ओनली फॉर द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स। लाइक मतलब अब जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है या अगर टाइम पास करने आना, उनके लिए जगह है ही नहीं मेरे पास, ठीक है? तो बेटर ये है कि मैं अपनी एनर्जी आप लोगों पे बार बार भरत, आई एम टेलिंग टू यू ऑल्सो, ठीक है? अगर आपको ऐसे लगता है कि अब जैसे आप शुरू से बिहेवियर रख रहे हो एंड में भी वही कंटिन्यू करोगे तो द डोर्स आर क्लोज फॉर यू गाइस। एक बार होता है, 2 बार होता है, अगर मुझे कोई तीसरी बार टोके ना, मैं खुद ही क्लास से बाहर निकल के लग दूँगी। इट्स सो एम्बैरेसिंग। लेकिन तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है, बस 2 मिनट के लिए स्माइल करेंगे, मुंह नीचे करेंगे, फिर अगेन बैक टू सेम। Shame on you, Yogesh. You're the most insulted person I've seen in my life. With zero shame. हाँ जी everybody, अगला क्वेश्चन देखो। एक ग्राफ है, पहले वैल्यू घट रही है, फिर सेम रह रही है, फिर बढ़ रही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, देन रिमेन सेम एंड देन, मैंने आज डिस्कस नहीं करा, लेकिन जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स रिवाइज करोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज के साथ कुछ ऐसा ही होता है। दीदी पीछे जो बात कर रहे हैं उनको मैं वही देख रही हूँ। You know what? I tell you one thing. जब मैं खुद पढ़ती थी ना, तो I used to take a lot of stress. एक सेकेंड, आप फालतू बात मत करो मेरे साथ, ठीक है? तो हर किसी की अपनी नेचर होती है। तो I was one of the students who used to take a lot of tension कि पढ़ना है ना।
अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी मैं ही टेंशन ले रही हूँ, तो मुझे तो कोई हासिल नहीं हुआ। अब आप अगर मेरे पास 40 बच्चे हो, मैं 40 बच्चों का स्ट्रेस लेने लगी, मैं तो बीमार हो जाऊँगी, है ना। तो जो लोग नॉन सीरियस हैं वो कल से बेशक ना आए, और अगर वो मुझे दिखे तो मैं अच्छी बेइज्जती करके बाहर निकालूंगी। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आप लोगों की भी टेंशन लूँ। तो गाइस कौन सी प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बढ़ती है। कौन सी चीज़ है